क्वेश्चन नंबर 101, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पीके थुंगन 1988, अशोक मेहता 1977 1977, बी आर मेहता हो जाएगा 1957, एल.एम. सिंघवी 1986, एल.एम. सिंघवी कितना हो जाएगा 1986। क्वेश्चन नंबर 102, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो वी.के.आर.वी. राव समिति, बाकी अशोक मेहता तो है ही, संथानम भी है और बी आर मेहता समिति भी है। अशोक मेहता भी है, संथानम भी है और बी आर मेहता समिति जो है वो भी है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। इसके अलावा एल.एम. सिंघवी अभी हम लोग पढ़े, ये तो है ही पंचायती राज व्यवस्था से। सादिक अली समिति भी याद रखो, सादिक अली और अशोक मेहता तो कह रहे ही, तो दिनेश गोस्वामी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय। क्या की थी? द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए, अशोक मेहता समिति जो है द्विस्तरीय के लिए की थी। और अशोक मेहता आया बहुत पहले, अशोक मेहता आया 1978 में। और बलवंत राय मेहता नहीं, बलवंत राय मेहता सबसे पहले आया 1957 में ही, और उसके बाद आया अशोक मेहता 1978 में। 1978 का है, तो 1978 भी है। और इसका क्या था? तो द्विस्तरीय था। इसका प्रपोजल था कि द्विस्तरीय होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना? त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 105, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किसने की? अशोक मेहता समिति ने की। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? न्याय पंचायत, अशोक मेहता समिति। किसने की है? अशोक मेहता समिति ने की है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी। किसने? अशोक मेहता कमेटी ने। क्वेश्चन नंबर 108, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई? पंचायती राज को क्या संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति? पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई? तो इसको संवैधानिक बनाने के लिए बोले एल.एम. सिंघवी कमेटी। कौन बोला? एल.एम. सिंघवी कमेटी ने बोला। क्वेश्चन नंबर 109, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था? अभी तुरंत हम लोग पढ़े ना, एल.एम. सिंघवी समिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? बताइए, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9। किस में होगा? हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 111,
पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आएंगे? तो पहला ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों आएगा। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? निम्नलिखित में से किसका निर्माण कैसे हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो ग्राम पंचायत किसका हुआ था? ग्राम पंचायत का हुआ था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। कौन कौन है? जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है। क्वेश्चन नंबर 114, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 116, सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना है तो आ जाइए। उप प्रभाग स्तर का जिला परिषद असम, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, जनजातीय परिषद मिजोरम, ग्राम पंचायत का अभाव मेघालय। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? किसमें नहीं है? नागालैंड में नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में नहीं है। सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 118, तो जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद गुजरात में इसको बोलते हैं, पंचायत को ही क्या बोलते हैं? तालुका परिषद। और आंचलिक परिषद बोलते हैं कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आंचलिक परिषद कहाँ बोलते हैं? पश्चिम बंगाल में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वह किसके द्वारा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए। पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? किसके द्वारा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। ठीक, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पे, यानी कि ग्राम स्तर पे भी नहीं होती है, जिला स्तर पे भी नहीं होती है, राज्य स्तर पे भी नहीं होती है। तो पंचायत समिति होती है कैसे? कौन स्तर पे होगी? खंड स्तर पर। पंचायत समिति का गठन होगा खंड स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 122, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और
जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 123, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 124 है कि उत्तर प्रदेश में उसमें या तो एक से अधिक है, तो इसमें एक से अधिक कौन कौन है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपनों में से ही, तो अध्यक्ष तो अपने में से ही कोई बनेगा ना, तो जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपनों में से ही उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपनों में से ही। क्वेश्चन नंबर 125, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा, तो सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा, सदस्यगण का क्या काम है, अब कि स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, नए अध्यक्ष का। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान क्या करता है या क्या कहता है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान कहता है कि पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। कितना हाई लेवल पहुंच गया है लोग। पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। राजनीति मतलब हो एकदम तगड़ा, विकास हो चाहे नहीं हो, राजनीति एकदम बढ़िया होना चाहिए। कैसे भी है यार कि 1947 से अभी तक जा ही नहीं रहा है। खरबों का पैसा है, खरबों का स्कीम है, ये थोड़ा बहुत पैसा से थोड़ी चल रहा है। कभी राशन वितरण, कहीं। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। बोल रहा है कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं थी। गलत है ना, क्योंकि स्थानीय शासन जैसी कोटि है और स्वतंत्र कोटि है, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सही में आइए तो सही हो जाएगा कि स्थानीय निकायों के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं। कितना बड़ा बढ़िया बात है। 1/3 है रिजर्व स्त्रियों के लिए। क्या ये अच्छा चीज़ नहीं है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है और स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 में आ जाइए। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, तो सही उत्तर है इसमें 1 और 2। 1 कहता है कि राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। कौन करता है, राज्य क्या करता है, तो पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए क्या करता है, मतदाता सूचियों को तैयार करता है। और राज्य की पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन भी कौन करवाता है, राज्य ही करवाता है। तो राज्य ही है सब कुछ इनके लिए, पंचायत और नगर पालिका के लिए। क्वेश्चन नंबर 129, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है।
पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है कहाँ? वहीं राज्य निर्वाचन आयोग में। कहाँ होता है? राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 130, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 131, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 243 के। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 243 के। क्वेश्चन नंबर 132, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए और बताइए कि इसमें सही कौन है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2, यानी कि इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। इसका क्या एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, तो इसका केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1 फरवरी 1994। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1 फरवरी 1994। क्वेश्चन नंबर 134, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो होगा, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, तो ये तो कॉमन सेंस है। और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 135, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? तो सही है 1 2 3 4 5 6, यानी कि मात्र 7 जो है गलत है, बाकी सब जो है सही है। यानी कि एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। क्या होता है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है पंचायत चुनाव में। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 136, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 21 वर्ष की आयु। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 21 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, यानी कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। क्वेश्चन नंबर 138, वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि
उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। ठीक, तो बेसिक क्राइटेरिया है, अगर मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा तो फिर कैसे लड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए क्या करता है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 140, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है। राज्य के गवर्नर को। किसको मिला है, राज्य के गवर्नर को। पंचायत की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है, राज्य के गवर्नर को प्राप्त है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है, राज्य के गवर्नर को। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है, राज्य वित्त आयोग है। कौन है, राज्य वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 142, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है किस अनुच्छेद के अनुसार। राज्य वित्त आयोग बनेगा, राज्य वित्त आयोग बनेगा अनुच्छेद 243I। 243I। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है, तो कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन और रीजन। कथन है कि इसमें पहले देख लो, ए गलत है और आर सही है, तो ए गलत हो गया तो इसको हटाओ पहले ही। अब रीजन में आ जाओ सीधे। रीजन क्या है कि संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। संविधान की 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 145 में ए सही है, तो ए क्या है भाई, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक प्राधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, आपको बताना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग तो होगा ही होगा, राज्य वित्त आयोग भी होगा ही होगा, और जिला पंचायत भी क्या है, संवैधानिक प्राधिकरण ही है। राज्य निर्वाचन आयोग तो है ही, राज्य वित्त आयोग भी होगा और जिला पंचायत भी होगा, लेकिन राज्य का निर्वाचन अधिकारी नहीं।
क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? कौन है? 9A। 9A कौन है? 9A है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, ये सही है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, ये भी सही है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, ठीक ना। 74वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या क्या हुआ उसमें? तो यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ा गया ना जी, इसकी वजह से अनुसूची में क्या जोड़ा गया? पंचायत और नगर पालिका जोड़ा गया, तो सही है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, एकदम सही है। 73 में क्या आया था? पंचायत। और 74 में क्या आया था? नगर पालिका। तो नगर पालिका आया तो नया एक अनुसूची जुड़ा ना, कार्यप्रणाली उसमें जुड़ा ना, महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध किया ना गया है, तो सब तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक पारिस्थिति की गई? कौन संशोधन हुआ जिससे नगर पालिका का हुआ सृजन? बताइए। 74वां तो सबको मालूम है, लेकिन 1992 भी याद रखना है। 74वां यानी कि 74 तो याद रखना ही है, लेकिन 1992, 74वां संशोधन 1992 नगर पालिका आया। क्वेश्चन नंबर 150, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वां, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वां। क्वेश्चन नंबर 151, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षण 243 न का 1, 243 न 1 न 1 नंबर 1, ऐसे याद रखें। 243 नंबर 1 पे कौन है? जनजाति आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 152, 152, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 153, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हुई हो, जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हुई हो, अकृषीय कार्यों में जो लगी हुई हो, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर, ठीक। एक मिनट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत की जनगणना के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहाँ नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम, कॉरपोरेशन, छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी आदि शामिल हों, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो नगरीय क्षेत्र में कौन आएगा? पहला, न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए? 5000, न्यूनतम जनसंख्या 5000। कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% जो है वो गैर कृषि यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल कार्यों में क्या हो? संलग्न हो। कृषि में रहेगा तब नहीं, गैर कृषि में अगर रहेगा तब नगर क्षेत्र में आएगा। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या हो?
कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। क्वेश्चन नंबर 154, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। समझ जाइए, दोनों में से किसी को पावर नहीं है। दोनों में विवाद होगा तो कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा और वो भी केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन लेगा। क्वेश्चन नंबर 155, किसी राज्य में नगर पालिकाओं का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है सक्षम है? कौन हो जाएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन करेगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 156, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? कह रहा है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो 8। क्वेश्चन नंबर 157, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं तो 21 वर्ष की आयु सीमा पर, 21 वर्ष की आयु सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 158, नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी? नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगा? 1, 2 और 5। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यानी कि अध्यक्ष पद हेतु आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष पद हेतु आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। पार्षद अगर बनना है तो आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 159, नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है? नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है? तो 2, 3 और 4। यानी कि नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। नगर पालिका की अवधि कितना होता है? 5 वर्ष। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 160, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है? नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है? नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है? तो 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 यानी कि परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ठीक, परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। सामान्य मतदाताओं के द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सामान्य मतदाताओं के द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया क्या है?
प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 161, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है? तो 1 2 3, 1 2 3। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं और वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? कह रहा है कि यदि एक पार्षद जो है विधि व्यवसायी होते हुए क्या कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? तो कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। क्वेश्चन नंबर 163, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी नगर पालिका के अध्यक्ष की बात हो रही है, अगर निर्वाचन किया जाता है तो अपने क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा। अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होगा उत्तर प्रदेश में नगर पालिका में? उसके नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। मतलब वो जो निर्वाचक हुआ उसी में से किसी एक को बनाएगा ना, सब तो पहला क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 162 में कौन बोला 164 में कौन सुमेलित नहीं है? तो गाजियाबाद नगर पालिका परिषद ही गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 165, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग तीनों बना है। क्वेश्चन नंबर 166, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस या किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। क्वेश्चन नंबर 167, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं? जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो 20 और 5। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं? निर्वाचित कितने होते हैं? 20 और 5 क्या होते हैं? पदेन। क्वेश्चन नंबर 168, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? अनुच्छेद 243 का ZD। अनुच्छेद 243 का ZD। अनुच्छेद 243 का ZD। क्वेश्चन नंबर 169, निम्नांकित पंचायत में किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना यूपी का है? हटाइए। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति, भारत में महानगर योजना समिति, तो महानगर में जो योजना समिति है वह भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होगी। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। भारत में महानगर योजना समिति उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लाभ प्राप्त, तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। क्वेश्चन नंबर 172, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? ग्राम पंचायत की है। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। इसी के साथ हमारा स्थानीय स्वशासन जो है वह जो है हमारा ख़त्म हुआ आज। पंचायती राज और नगर पालिका ख़त्म हुआ। तो 71 में 71 नरेगा जो है आया कब? 2005 में। 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात अधिसूचित किया गया। ठीक, लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हुआ, अनंतपुर जिले में। ठीक, फिर 2009 में इसका नाम कर दिया गया मनरेगा, MG नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया। ठीक, जिसके वजह से सदस्य कार्य करने के इच्छुक है कम से कम 100 दिन के अकुशल यानी कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क 100 दिन का गारंटी देता था। भैया 2005 में आया, याद रखिएगा।